साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, पिछले भाग में आपने जाना कि ब्रह्मानंद के सामने खुद को प्रमाणित करने के लिए बेला ने अपने भाई ताहर का सिर जंग में काट लिया और ताहर का सिर लेकर बेला ब्रह्मानंद के तंबू के लिए रवाना हो गई। इधर दिल्ली में जब बेला के कारनामे और ताहर के वीरगति होने का पता चला तो पूरे दिल्ली में शोक का लहर दौड़ गया। माता अगमा अपनी पुत्री बेला को बार बार कोस रही थी, क्योंकि बेला के विवाह से लेकर गौने तक में रानी अगमा के सातों पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए। आज समय ऐसा आ गया था कि पृथ्वीराज चौहान के परिवार में कोई भी पुत्र दिया जलाने के लिए नहीं बचा था। साथियों, यहाँ तक की कहानी आपने आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज के भाग 49 में जाना। अब कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे वही पुराना रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट भी करें। अब आते हैं कहानी पर। बेला अपने भाई ताहर का कटा हुआ सिर लेकर ब्रह्मानंद के तंबू में पहुंच गई, जहां ब्रह्मानंद घायल लेटे हुए थे और बेला का ही इंतजार कर रहे थे। गहरी चोट के कारण ब्रह्मानंद के हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे थे। बेला ने तंबू में प्रवेश किया तो उसके हाथ में ताहर का कटा हुआ सिर था। बेला ने ब्रह्मानंद से कहा कि हे प्राणनाथ, मैंने आपसे जो वादा किया था उसे मैंने पूरा कर दिया। देखिए, मेरे हाथ में मेरे भाई ताहर का सिर है। ब्रह्मानंद बेला के हाथ में ताहर का सिर देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बेला से कहा कि हे प्राण प्यारी बेला, तुमने खुद को प्रमाणित कर दिया है। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं खुश हूँ तुम्हें अपनी पत्नी के स्वरूप में पाकर। बेला, अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। तुम अपने मायके पिथौरागढ़ भी जा सकती हो और महोबा भी जाकर राज कर सकती हो। दोनों द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम जहाँ चाहो वहाँ जाकर अपनी आगे की जिंदगी गुजार सकती हो। क्योंकि मेरी सांसें अब उखड़ रही हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मेरी सांसें मेरा साथ ज्यादा देर तक नहीं दे पाएंगी। अतः अब मेरा अंत समय आ गया है। बेला, मुझे दुख सिर्फ एक बात का है कि मैं तुम्हें एक पति का प्यार नहीं दे पाया। बेला, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तब बेला ने रोते रोते कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तो मेरे स्वामी हैं। मैं आपके साथ महोबा चलूंगी, वहां हम दोनों साथ साथ आनंद से रहेंगे। आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तब ब्रह्मानंद ने कहा, नहीं बेला, अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहते कहते ब्रह्मानंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। बेला ने बहुत कोशिश की ब्रह्मानंद को जगाने की, परंतु ब्रह्मानंद ने तो अपनी आंखें अनंत काल के लिए बंद कर ली थी। अब बेला चीखें मारकर रोने लगी। ब्रह्मानंद के मृत पड़े शरीर के पास बैठकर बेला रानी विलाप करने लगी। उसने कहा कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आज आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप मेरे साथ इतनी नाइंसाफी तो नहीं कर सकते। अगर मैं जानती कि आप मेरे भाई के सिर को देखकर इस दुनिया को ही छोड़ देंगे तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। आप मेरे साथ ऐसा करेंगे, मैं ऐसा जानती तो अपने भाई का सिर कभी नहीं काटती। उठो, आंखें खोलो, मुझसे बातें करो। बेला ब्रह्मानंद को बार बार पुकारती रही, परंतु ब्रह्मानंद अपने मृत्यु शैया पर सोया रहा। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। फिर बेला ने आगे कहा कि ना मैंने सुहाग के सेज पर पांव रखा, मेरी चुनरी भी मैली नहीं हुई और ना ही मैंने पति का सुख भोगा। मैं इतनी अभागन हूँ। भगवान ने भी मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैका तो मैंने बिगाड़ लिया अपने भाई ताहर की हत्या करके। ससुराल भी मेरा बिगड़ गया मेरे पति के जाते ही। अब मैं कहाँ जाऊँ? किसके सामने अपने दुख बयां करूँ? अब कौन है मेरा इस दुनिया में? बेला का करुण रुदन सुनकर उदल और लाखन दोनों वहां पर आ गए। उन दोनों ने भी बेला को बहुत समझाने की कोशिश की। इधर ब्रह्मानंद की मृत्यु का समाचार जैसे ही महोबा पहुंचा तो महोबा में भी दुख की लहर दौड़ गई। माता मल्हना पछाड़ा खाकर जमीन पर गिर पड़ी। पूरे महल में रोना पिटना मच गया। राज दरबार में राजा परमाल रो रहे थे तो रनिवास में माता मल्हना दिवला के साथ सारी रानियां शोक में डूबी हुई थी। कोई सांत्वना दे रहा था तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा था। महोबा की प्रजा भी ब्रह्मानंद के मृत्यु का समाचार पाकर अत्यंत दुखी हो गई। इधर लाखन और उदल बेला को समझाने का प्रयास कर रहे
थे कि बेला, तुम महोबा चलो, पूरा राजपाट लेकर सुख सुविधा से रहो, हम लोग राज्य की रक्षा करेंगे। तमाम प्रयासों के बाद भी बेला ने रोना बंद नहीं किया। रोते रोते बेला ने कहा, मैं सुख कैसे भोग सकती हूँ, कम से कम अकेले तो यह मुझसे नहीं हो पाएगा। बिना मेरे प्रीतम मेरे पति के मेरे लिए सब सुख धूल के समान है। आज जब मेरे पति ही इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं इस दुनिया में व्यर्थ ही जीवित रहकर क्या करूंगी। हे महोबा के वीरों, आप लोगों से एक मेरी विनती है, अगर आप पूरा करें तो मैं आगे बताऊं। तब उदल ने बेला से कहा कि अब तुम महोबा की रानी हो, अब तुम जो कहोगी वह हमारे लिए आदेश होगा, जो कहोगी वह हम लोग जरूर करेंगे। तब बेला ने उदल से कहा कि बहुत जल्द दिल्ली जाकर चंदन बाग को कटवा लो, मैं बिना पति के एक पल भी जीवित रहना नहीं चाहती, इसलिए आप चंदन बाग को कटवा लो और मैं इस चंदन के लकड़ी के चिता में अपने पति के साथ सती होऊंगी, क्योंकि मेरी वजह से मेरा दोनों वंश खत्म हो गया। एक तरफ भाई गया, दूसरे तरफ मेरे पति देव मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए अब मैं सती होना चाहती हूँ। तब उदल बोले, नहीं, अब हम दिल्ली नहीं जाएंगे, पृथ्वीराज पहले से ही हम पर नाराज है। अगर इस बार हम दिल्ली गए चंदन बाग को कटवाने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, व्यर्थ में काफी सैनिक मारे जाएंगे। तुम्हें चंदन की ही लकड़ी की जरूरत है तो उसे महोबा से मंगवा लेते हैं, और भी बहुत जगह बहुत सारे चंदन का पेड़ मिल जाएगा, इसलिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। उदल की बात सुनकर बेला ने कहा कि मुझे सती होने के लिए दिल्ली के चंदन बाग की ही लकड़ी चाहिए, और अगर चंदन बगिया नहीं कटवाए तो याद रखना बनाफर राय, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी और उदल तुम यहीं जलकर भस्म हो जाओगे। बेला की बात सुनकर उदल घबरा गए। तब तक लाखन बोल पड़े उदल से, उदल चलो दिल्ली का चंदन बाग कटवा ही लेते हैं, जिससे बेला का भी मान रह जाएगा। आखिर यह शरीर तो नश्वर है, आज है कल रहने का कोई प्रमाण नहीं है। लाखन की बात सुनकर उदल भी तैयार हो गए और सभी से सहमति बनने के बाद तुरंत डंका बजा दिया गया। घोड़ी हथनी पर लाखन सवार होकर तैयार हो गए। उदल भी अपने बेदुल घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद अपने कुलदेवी को मनाकर सभी वीर चंदन बाग की तरफ चल पड़े। सिपाही अपने अपने हथियारों के साथ साथ पीछे चल रहे थे। यमुना के पास पहुंचने के बाद पूरी सेना को उदल ने कहा कि भाई, आप लोग सैनिक या नौकर नहीं हो, आप हमारे भाई बंधु हो, इसलिए जंग के मैदान से पीछे मत हटना, क्योंकि यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जब मिला है तो इसका सदुपयोग करें और जंग में विजय प्राप्त करें। अगर घर में पड़े पड़े मरोगे तो तुम्हें कोई नहीं जानेगा, और अगर रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होते हो तो यह यश पूरी दुनिया में गाया जाएगा। इतना कहकर सबने यमुना नदी को पार कर लिया और पृथ्वीराज के चंदन बगिया में पहुंच गए। फिर बढ़ई को बुलाया गया और उससे सभी चंदन के पेड़ को कटवाने के लिए बोल दिया। महोबा के वीर किसी भी परिस्थिति से दो दो हाथ करने को तैयार थे। इधर सब बढ़ई मिलकर चंदन बगिया को काटने लगे, और जब चंदन बगिया के मालिक को पता चला कि कोई चंदन बगिया कटवा रहा है तो वह तुरंत पृथ्वीराज चौहान के पास चला गया, जहाँ कचहरी लगी थी पृथ्वीराज चौहान की। वहां पहुंचकर पहले उसने प्रणाम किया, उसके बाद हाथ जोड़कर उसने पृथ्वीराज से कहा कि महोबा का उदल आया है और चंदन बगिया को कटवा रहा है। हमने बहुत रोकना चाहा पर उनके आगे हमारी एक न चली। उन लोगों ने मुझे डराकर भगा दिया और चंदन बगिया कटवा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने माली की बात सुनकर चौड़ा पंडित और धांधु को बुलवा लिया। उन्हें समझाया कि अगर महोबा के वीरों ने चंदन बगिया कटवा लिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए तुम लोग अपनी सेना लेकर जाओ, और अगर उन्होंने चंदन बगिया काटी है तो तुम उनके सर काट लो। एक भी सैनिक महोबा वापस नहीं जाना चाहिए। राजा का आदेश पाकर चौड़ा और धांधु ने अपनी अपनी फौजें तैयार कर ली। हाथियों पर सवार होकर दोनों वीर भारी लश्कर लेकर चंदन बगिया की तरफ चल पड़े। इधर चंदन बगिया में उदल और लाखन चंदन कटवा कर छकड़े पर लदवा रहे थे। जितना चंदन का लकड़ी काटा गया था सबको छकड़े पर लाद दिया गया। वह लोग छकड़ों को लेकर वहां से निकल पाते तब तक चौड़ा पंडित और धांधु वहां पर पहुंच गए।
चौड़ा ने ललकार दी कि किसमें इतनी साहस हो गई जिसने दिल्ली का चंदन बाग कटवा लिया। चौड़ा पंडित की बात सुनकर उदल सामने आ गए। उसने कहा कि मैं ही वह महोबा का बहादुर हूँ जिसने चंदन बाग कटवाया है और अब इसे छकड़े पर लाद कर यहाँ से ले भी जाऊंगा। यह हमारी महोबा की नई रानी बेला का आदेश है। हम चंदन की लकड़ी यहाँ से लेकर जाएंगे और रानी बेला इसी चंदन के लकड़ी की चिता तैयार करके उस पर राजकुमार ब्रह्मानंद के साथ सती होना चाहती है। इसलिए हम इस चंदन बगिया में आए हैं। यह रानी बेला का आदेश है। हे सेनापति चौड़ा राय, बेला तो तुम्हारी भी राजकुमारी है, इसलिए हे सेनापति आपको भी बेला का सम्मान करना चाहिए और हमें यह चंदन की लकड़ी लेकर जाने देना चाहिए। सेनापति, यह युद्ध करने का समय नहीं है। हमारे रास्ते से हट जाओ और हमें यह काम पूरा करने दो। वैसे भी अब जब छकड़ों को भर लिया गया है तो इसे कोई रोक नहीं पाएगा, फिर चाहे इसके लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना हो जाएं। मैं यह चंदन बगिया की लकड़ी से भरा छकड़ा यहाँ से जरूर लेकर जाऊंगा। यह छकड़ा रोकने वालों को एक बार यह जरूर जाने लेना चाहिए कि उदल कौन है। पूरी दुनिया में मशहूर है कि उदल के तलवार का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। मैंने कोई दूसरा धंधा नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ जंग, मैदान और लड़ाइयाँ ही मेरी पहचान है। दतिया, बूदी, जालंधर, कुमायूंगढ़ जैसे राज्य में अपनी तलवार का लोहा मनवा चुका हूँ। अब इस चंदन बगिया से चंदन के छकड़े लाद लिया हूँ तो किसी के रोके से नहीं रुकूंगा। कौन नाहक ही अपनी जान देने उदल के सामने आना चाहेगा। इतना सुनते ही चौड़ा पंडित क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत बुर्ज उठा लिया और उदल पर चला दिया। उदल का घोड़ा बैदुल बहुत ही चालाक था। उसने बगल में हटकर उस वार को बचा लिया। फिर तो सैनिक भी एक दूसरे पर टूट पड़े। अब तलवारें बजने लगी। तलवारों के खटखटाने की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रहा था। उदल ने अपने बैदुल घोड़े को एड़ लगाया तो उदल का घोड़ा कूदता हुआ हाथियों के सर पर अपने टापों से वार कर देता और हाथी चिघाड़ मारकर पीछे हट जाता। पग पग पर पैदल सिपाही गिरे थे। दो दो पग पर घोड़े और घोड़े की सवारी करने वाले गिरे पड़े थे। चंदन बगिया रक्त से लाल हो गया। रक्त की धार बह चली। दिल्ली के चंदन बगिया में भयंकर लड़ाई हो रही थी। इसी बीच बीकानेर के राजा विजय सिंह और गाजर के सरदार वीर सिंह मोर्चे पर डट गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों सूरवीर भयंकर ललकार करके एक दूसरे पर वार कर रहे थे। दोनों तलवारों के धनी थे। कोई किसी से कम नहीं था। दोनों हर बार पहले से ज्यादा भयंकर हमला एक दूसरे पर कर रहे थे। दोनों हाथी पर सवार अपनी अपनी सूरवीरता रण क्षेत्र में दिखा रहे थे। युद्ध बराबरी पर चल रहा था, परंतु एक बार वीर सिंह चूक गए और विजय सिंह ने भाला चला दिया, जो सीधा वीर सिंह के बख्तरबंद के साथ सीनों को चीरता हुआ उस पार निकल गया और वीर सिंह समर भूमि में गिर गए और वीरगति को प्राप्त हुए। अपने भाई वीर सिंह को गिरता देख हीर सिंह विजय सिंह के सामने आ पहुंचे और एक बार फिर युद्ध अपने चरम पर था। विजय सिंह ने कहा कि हीर सिंह, रण छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारे भाई वीर सिंह की तरह तुम्हें भी वीरगति ही मिलेगी। विजय सिंह की बात सुनकर हीर सिंह ने अपनी तलवार खींच ली और विजय सिंह पर तलवार का वार करने लगे। विजय सिंह भी अपने आप में एक बहादुर योद्धा थे और वह हीर सिंह का सारा वार अपने ढाल पर रोकने में कामयाब हुए। विजय सिंह हीर सिंह का वार रोकते हुए एक ऐसा वार किया कि वार सीधा हीर सिंह के गले पर जा लगा और हीर सिंह जमीन पर आ गिरे और हीर सिंह के भी प्राण पखेरु उड़ गए। हीर सिंह और वीर सिंह यह दोनों गाजर के सरदार थे। दोनों अंततः चंदन बगिया के इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इन दोनों सरदारों को गिरते देख कन्नौजी राजकुमार लाखन ने अपने मामा कुड़हल वाले गंगा ठाकुर से कहा कि विजय सिंह को इस बार इसके किए की सजा आप दो। लाखन की बात सुनकर गंगा ठाकुर ने अपना हाथी विजय सिंह की तरफ बढ़ा दिया और उसके सामने आकर उसे ललकार दी, तो विजय सिंह ने भी गंगा ठाकुर के ललकार का जवाब अपने भाले के वार से दिया। विजय सिंह ने भाले का वार किया जिसे गंगा ठाकुर ने बचा लिया। फिर वीर सिंह ने सांग चलाई।
उस वार को भी गंगा ठाकुर ने बचा लिया। फिर गंगा ठाकुर ने अपना भाला उठाया और बड़ी ही तीव्र गति से विजय सिंह की तरफ चला दी। भाला सनसनाता हुआ सीधा विजय सिंह के बख्तरबंद को चीरता चला गया और विजय सिंह भयंकर दहाड़े मारता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। विजय सिंह को गिरते ही महोबा के वीरों का उत्साह बढ़ गया। लाखन ने भी मामा गंगा ठाकुर की सराहना की। विजय सिंह को मरते ही चरखारी का राजा हीरामणि गंगा ठाकुर के सामने आ गया। तो साथियों, इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ? चंदन की लकड़ी से लदा छकड़ा महोबा वाले ले जाने में कामयाब होते हैं या नहीं, इसकी जानकारी हम अगले भाग में देखेंगे। साथियों, कहानी को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे की कहानी अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें और कमेंट भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।